बढ़ने लगी और देश भर में कोरोना के अभी तक 1348 एक्टिव केस है और अभी तक कोरोना से 15 लोगों की मौत भी हो चुकी है। केरल की बात कर लें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं कोविड पॉजिटिव केसेस मिले हैं तो वो केरल में, जिनकी संख्या 430 है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक्टिव केस 385 है और जिसमें से 316 मरीज सिर्फ मुंबई से हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहने और सावधान रखने की जरूरत है। हालांकि बार बार यही कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, भीड़भाड़ इलाकों से दूर रखिए और अपनी जीनोम सीक्वेंसिंग कराते रहिए ताकि वेरिएंट पता चल जाए। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो WHO ने चेताया भी और WHO ने कल ये भी कहा कि घातक तो नहीं है, पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन कोरोना अपना वेरिएंट, अपना फॉर्म बदल भी सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जरूरी यही है कि प्लीज कृपया करके आप अपना ध्यान रखिए और हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जरूर लगाइए। सर्दी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द और अगर आपको शरीर दर्द यानी बॉडी पेन है तो जरूर जाके टेस्ट कराइए। कोरोना एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। प्रदेश में कोविड के 7 नए केस सामने आए, जिसके बाद अब सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। जयपुर में सबसे अधिक 17 मरीज हैं। प्रदेश में हर दिन बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 7 नए मामले मिलने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। 11 जिलों में फैला कोविड का वायरस। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस पैर पसारने लगा है। हर दिन कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को भी कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए। इस तरह से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 39 हो गई है, जबकि कोविड से 2 मरीजों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना ने एक बार फिर से देश के अंदर दस्तक दी है। राजस्थान में अगर बात की जाए कोरोना के मरीजों की तो 28 मई तक कोरोना के 39 जो पेशेंट हैं वो चिन्हित किए गए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर के अंदर कोरोना के जो पेशेंट हैं वो हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अब कोविड को लेकर तैयारियों में जुट चुका है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चिकित्सा महकमा कोविड को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कोरोना के जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब जो चिकित्सा महकमा है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड के ऊपर है। अभी संक्रमित मरीजों में सबसे ज्यादा संख्या जयपुर में है और इसके बाद जोधपुर का नाम शामिल है। अलग अलग जिलों में कोरोना की संख्या पर नजर डालें तो अजमेर में 2, बालोतरा में 1, बीकानेर में 2, डीडवाना में 3, दौसा में 1, वहीं जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 17 है। इसके अलावा जोधपुर में 6, फलौदी में 1 और सवाई माधोपुर में कोरोना का 1 मरीज मिला है। इसके अलावा उदयपुर में कोरोना के 4 मरीज पाए गए हैं। कोरोना के 7 नए मामलों में एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। संक्रमितों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक शामिल है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। राज्य भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट, आइसोलेशन वार्ड, जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। उदयपुर के MB चिकित्सालय में संक्रमित वार्ड में सभी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। 10 बेड का ICU तैयार किया गया है। उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर साहब जिस तरह के भयावह दृश्य हमने कुछ वर्षों पहले देखे थे, एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है, तो कितने तैयार हैं? देखिए, हम बिल्कुल तैयार हैं। कोई भी चुनौती आती है, हमने पिछली बार भी 5 साल पहले भी चुनौती को यहाँ पे देखा था और बहुत ही मुस्तैदी के साथ में अस्पताल ने काम किया था और हम दोबारा इस तरीके की कोई भी अति विपरीत परिस्थिति बनती है तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। हालांकि अभी कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इतने कोई केसेज नहीं आए हैं, परंतु फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ महाराणा भूपाल अस्पताल में जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे ये संक्रामक रोग केंद्र है, जहाँ पे पहले से ही डिफाइंड है कि यहाँ पे जो स्वाइन फ्लू के, कोविड के जो पॉजिटिव केसेज आते हैं उनको हम यहाँ भर्ती करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास में गहन चिकित्सा है, जहाँ पे अभी अपन देख रहे हैं, यहाँ पे गहन चिकित्सा के अंदर 10 हमारे पास बेड हैं, और जो 10 बेड बिल्कुल सारे के सारे बेड ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सब मॉनिटर के साथ में सुसज्जित बेड्स हैं यहाँ पे। कभी भी कोई पेशेंट यदि कोई गंभीर अवस्था में मरीज यहाँ पे भर्ती होता है तो यहाँ पे उसको वेंटिलेटर की सारी सुविधाएं हैं, डॉक्टर्स की टीम लगी होती है, पर स्टाफ हमारा पूरा मुस्तैद है यहाँ पे, और किसी भी तरीके की वार्ड में आपको कोई कमी नहीं मिलेगी इस तरह। उधर अजमेर में भी जेएलएन प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोविड की रोकथाम के लिए ट्रॉमा वार्ड में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। जेएलएन प्रशासन अस्पताल में बंद पड़े 4 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कोविड से रिलेटेड अभी तक कोई भी हमारे वहाँ पेशेंट नहीं आ रहे हैं, पर फिर भी जो हम वातावरण और देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उसके लिए हम सब ने तैयारियां कर रखी है। हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है, सभी की तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं। इसके लिए सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं। आज ऑक्सीजन प्लांट का भी हमने मॉक ड्रिल किया था, जिसमें हमने ऑक्सीजन के सारे सिलेंडर को चेक किया गया। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो हमारे चालू, उनको स्थिति चेक की गई। हमारा एलएमओ जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अच्छी सप्लाई देता है और बैकअप के लिए सब तैयार है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। सरकार ने ऑक्सीजन की उपलब्धता के आकलन के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे। आज आएगा 5वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट। शिक्षा संकुल जयपुर से आज 5वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे ये परिणाम जारी होगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिणाम जारी करेंगे। 7 अप्रैल से 17 अप्रैल तक आयोजित हुई है परीक्षा। कुल 13,30,190 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। शाल दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आप परिणाम जारी होगा, जिस पर आप देख सकते हैं। तो 12:30 बजे परिणाम जारी किया जाएगा। 12वीं, 8वीं, 10वीं और अब 5वीं बोर्ड के बच्चों का इंतजार खत्म होगा। उनका परिणाम आज दोपहर 12 बजे, 12:30 बजे। कुल 13 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें पंजीकृत थे और शाल दर्पण पोर्टल पर ये ऑनलाइन परिणाम जारी किया जाएगा। ये भी आपको बता दें कि 7 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक ये परीक्षा आयोजित की थी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जब परिणाम जारी होगा तो उसमें जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि दोपहर 12:30 बजे परिणाम जारी किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के द्वारा ये परिणाम जारी किया जाएगा। शाल दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ये रिजल्ट घोषित करेंगे। 13,30,190 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। और इधर राज्य के नागरिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान के निदेशक द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार शनिवार शाम राज्य के सभी 41 जिलों में मॉक ड्रिल एवं ब्लैकआउट कराया जाना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में 31 मई को सिविल डिफेंस अभ्यास आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में सभी 7 संभागों के 41 जिलों में सिविल डिफेंस अभ्यास ऑपरेशन शील्ड का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए आज मॉक ड्रिल होनी है और ऐसे में कल फिर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल है। प्रदेश के सभी 41 जिलों में ये मॉक ड्रिल कराई जानी है। ऑपरेशन शील्ड का इसमें आयोजन किया जाएगा। शनिवार को फिर ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल रहने वाली है। ऐसे में प्रशासन ने पहले से ही ये जानकारी दी है, तो आपको किसी भी तरीके के पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये एक मॉक ड्रिल है ताकि अगर आपके सामने कोई भी संकट हो या आप आपदा की स्थिति में हो तो किस तरीके से आपने उस सिचुएशन को डील करना है, वो इस मॉक ड्रिल के माध्यम से किया जाता है। और कितने इस वक्त हमारी सेनाएं या फिर अगर हम बात करें हमारे पुलिस बल, फायर ब्रिगेड की टीम, अस्पताल में क्या इंतजाम है, इन सब चीज़ों के बारे में इस मॉक ड्रिल में आकलन किया जाता है। तो वहीं अजमेर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बजरी माफिया और एस भर्ती को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा गया कि कांग्रेस सरकार के दौरान अवैध रूप से बजरी की बंदरबाट चल रही थी, जिस पर बीजेपी ने सरकार में आते ही अंकुश लगाया। सुनिए जरा क्या कुछ कहा गया है।
ये जो इसकी जो शुरुआत की गई थी बजरी वाला इशू, ये कांग्रेस के सरकार में की गई थी और उसके बाद में ये लगातार चलता रहा। ये बात सही है कि बजरी माफियाओं का आतंक है, लेकिन कांग्रेस के समय में भी बहुत ज़्यादा था। हमने बहुत अंकुश लगाया। कांग्रेस के समय में तो ठेके भी नहीं दिए गए थे और अवैध बजरी चल रही थी। हमारे भजन लाल जी ने आते ही इसके ठेके देने शुरू किए और ठेकों के माध्यम से हो रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अवैध बजरी खनन बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद नहीं हुआ है। अंकुश लगाने की और ज़रूरत है, लेकिन हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया। कॉन्ट्रैक्ट देने से उसकी नियमितीकरण हुआ। ये काम हमारे भजन लाल जी की सरकार ने किया है कि ऐसा ही भर्ती में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार को निर्णय करने से पहले कई बातें सोचनी पड़ती है। जो बालक, जो नौजवान 33 वर्ष का हो जाएगा, उसको दोबारा नौकरी का अवसर मिलने वाला नहीं है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। अदरवाइज़ तो कभी भी ये निरस्त कर चुके होते। लेकिन उन लोगों के भविष्य की भी तो चिंता करनी पड़ेगी ना, जो एज बार्ड हो जाएंगे, उनको दोबारा परीक्षा देने का या इसमें भाग लेने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इस विषय पर चिंतन मनन चल रहा है। जो भी निर्णय करेगी सरकार सोच समझ के करेगी। पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का निजी पीए को लेकर सियासी पारा हाई है। कोटा पहुंचे बीजेपी विधायक ने बाल मुकुंद आचार्य ने जासूसी को लेकर सीधे कांग्रेस पर पलटवार किया है और सवाल दागे हैं तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री खाचरियावास ने भी बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया और कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रही है। कांग्रेस के मंत्री रहे सालेह मोहम्मद और उनका ही जासूस, ये बताता है कि कांग्रेस पाकिस्तान से कहीं ना कहीं मिली हुई है और भारत की सुरक्षा में कहीं ना कहीं इस सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कांग्रेस और उसके आदमी जो जासूस निकले हैं, ये कहीं ना कहीं लिप्त हैं। मैं तो कहूँगा सालेह मोहम्मद के खुद की और उसके इतिहास की और कांग्रेस के सभी लोगों की जांच होनी चाहिए कि इनका क्या पाकिस्तान से कोई मेलजोल है। सालेह मोहम्मद जी किससे संबंध है, ये तो आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान के बाहर हो, हिंदुस्तान में सब जगह संबंध हो, रिश्तेदारियां कहीं भी हो सकती है, लेकिन सालेह मोहम्मद का परिवार हुआ है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध में 71 में भी आगे खड़ा था, बॉर्डर पर सबसे आगे। और जब देशभक्ति का सवाल आता है या हिंदू मुसलमान के नाम पर युद्ध नहीं लड़े जाते, जब भी पाकिस्तान को ठोक के मारने की बारी आती है तो जैसलमेर का हिंदू मुसलमान सारे के सारे सब मिलकर लड़ते हैं। और जैसलमेर के बॉर्डर पर जहाँ के ये सब लोग हैं, वहाँ तो अधिकतर गांव राजपूतों के मुसलमानों के हैं जो 71 की लड़ाई में आगे लड़ रहे थे। ऐसा कोई युद्ध नहीं जब जैसलमेर के बॉर्डर पे हिंदू मुसलमान मिलकर नहीं लड़ा। इस देश में अभी भी जब युद्ध हुआ चालू, तब पाकिस्तान में तो मुसलमान से लड़ रहा था, इमरान खान के मुद्दे पर लड़ रहा था, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर लड़ रहा था पाकिस्तान से। राजस्थान में सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के पूर्व निजी सहायक शकूर खान मांगलिया को पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में हिरासत में लिया है। वो जैसलमेर के जिला रोजगार कार्यालय में बाबू के पद पर काम कर रहा था। खुफिया एजेंसियों को उसके पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी से संपर्क और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी। पूरी रिपोर्ट देखिए। पूर्व मंत्री का खास निकला गद्दार। देश की सुरक्षा पर भीतरघात। सरकारी बाबू बनकर आईएसआई की जासूसी। आईएसआई के जाल में पूर्व मंत्री का पीए। नाम शकूर खान मांगलिया। आरोप पाकिस्तान के लिए जासूसी। पेशा जैसलमेर जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क। शकूर खान मांगलिया अब सीआईडी और खुफिया अधिकारियों की हिरासत में है। सीआईडी और खुफिया एजेंसी ने शकूर खान को जैसलमेर के रोजगार कार्यालय से धर दबोचा। सरकारी बाबू सिर्फ सरकारी बाबू तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद का पूर्व निजी सहायक भी रह चुका है। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई डीजी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर की गई है। सरहदी जिले जैसलमेर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं।
कल स्पेशल सुरक्षा एजेंसी टीम ने जो जैसलमेर के एक विभाग के कार्मिक को डिटेन किया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। ये जो विभाग है इसमें जो एक कार्यरत कर्मचारी था शकूर खान को डिटेन किया है, जो रोजगार कार्यालय में वरिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था और जो जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों को कोई इनपुट मिला, उसके आधारित सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने उसे दस्तयाब किया। और सूत्रों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शकूर खान जिला प्रशासन के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात था। आरोप है कि उसने आईएसआई के लिए जासूसी की और गोपनीय सूचनाएं साझा की। पाकिस्तान दूतावास के एक अधिकारी के संपर्क में था। शकूर खान के मोबाइल से कई अज्ञात पाकिस्तानियों के नंबर मिले। बिना बताए 6-7 बार पाकिस्तान की यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसके पाकिस्तान जाने की बात सामने आ रही है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कांग्रेस पर हमला बोला। राजस्थान में कांग्रेस के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सहायक शकूर खान पर पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो वहीं सीमावर्ती इलाकों की गोपनीय सूचनाएं पाक अधिकारियों से साझा करता था। शकूर खान सरकारी कर्मचारी है और कई बार सरकार को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा भी कर चुका है। कांग्रेस के खून में ही पाकिस्तान परस्ती है। जैसलमेर से पूर्व मंत्री के पीए शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा हिरासत में लेने के मामले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी चिंता जाहिर की। मैं आज ही विदेश से लौटा हूँ और मीडिया के माध्यम से मुझे इस विषय की जानकारी हुई है कि पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद जी के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। मुझे ऐसी भी जानकारी मिली है कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री के निजी सहायक वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक तरफ आज यहाँ गुंदा में भी कांग्रेस महाराणा प्रताप का वो एक जन्मदिन मनाने का स्वांग कर रही है, दूसरी तरफ उन्हीं के एक मंत्री के पीए ने पाकिस्तान के लिए जासूसी की और उस संदेह में पकड़ा गया है। मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस को बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पूर्व मंत्री के पीए को जासूसी के लिए हिरासत में लेने पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है और निंदनीय है कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। हम राष्ट्र के करें, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, उसका पीए या उसका कोई कर्मचारी इस तरह से पकड़ा जाता है तो वह देश के लिए उचित नहीं है। और राजस्थान खासतौर पर वो राज्य जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है और खासतौर पर वो मंत्री जो जहां से विधायक है वहीं से पाकिस्तान की सीमा लगती है। अगर उस इलाके में उनका पीए जिसकी गतिविधियां संदिग्ध है और जिसके बारे में सूचना आ रही है कि उसने पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देश की दी है, तो इससे बड़ी कोई ऐसी बात नहीं हो सकती जो कांग्रेस कर सकती थी। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के ऊपर एक अभिशाप की तरह है। हाल ही में हुए पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक सीमा पर बड़े तनाव को देखते हुए खुफिया एजेंसियां बेहद सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में जासूसी के शक में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कब हुई जासूसों की गिरफ्तारी? 2 मई 2025 जैसलमेर के मोहनगढ़ के रहने वाले पठान खान को गिरफ्तार किया गया। अति संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा इलाके की सूचनाएं आईएसआई तक पहुंचा रहा था। 25 मई 2025 डीग से 32 साल के कासिम को जासूसी के आरोप में पकड़ा गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के कुछ लोगों के संपर्क में था और उसने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। 29 मई 2025 शकूर खान मांगलिया को जैसलमेर में जिला रोजगार कार्यालय से हिरासत में लिया गया और जयपुर में उससे पूछताछ की जा रही है। एक के बाद एक जासूसी के आरोप में गिरफ्तारियां बेहद संवेदनशील मसला है। ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।
ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। अब केवल साधारण नागरिकों या सीमा पार से आने वाले एजेंटों पर ही नहीं, बल्कि ऐसे लोगों पर भी नजर रखनी होगी जिनकी पहुंच संवेदनशील जानकारी तक है। राजस्थान के पूर्व मंत्री सालेह मोहम्मद के निजी सचिव रह चुके शकूर खान को सुरक्षा एजेंसियों ने देश की जासूसी करने के संदिग्ध मामले में हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है एजेंसी आरोपी को जयपुर लेकर गई है, जहां पर पूछताछ की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शकूर खान वर्तमान में रोजगार कार्यालय में कार्यरत है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विषम परिस्थितियों में उसने अपने विभाग को सूचना दिए बिना जो है पाकिस्तान की यात्रा की थी। इसके बाद डीजीपी इंटेलिजेंस की मिले इनपुट के आधार पर देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने ये कार्रवाई की है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। और चलिए शुरुआत करते हैं जोधपुर से बड़ी खबर के साथ, जहां आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवड़ में सीबीआई की टीम पहुंची है। नीट भर्ती परीक्षा को लेकर जांच की जा रही है। आपको बता दें, भर्ती परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों के बैठने को लेकर कर रही है जांच। BAMS, BHMS, BUMS के छात्रों से कर रही टीम पूछताछ। कई छात्र छात्राओं से टीम ने बात की है। चंद्रशेखर संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवड़ में सीबीआई की टीम पहुंची है, क्या जानकारी? देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवड़ में सीबीआई की टीम पहुंची है। नीट भर्ती परीक्षा को लेकर यहां पर जांच की जा रही है। कई सारे डमी अभ्यर्थियों के बैठने पर यह जांच हो रही है। BAMS, BHMS और BUMS कई छात्रों के विषय में ये चेकिंग की जा रही है। डमी अभ्यर्थी को लेकर सीबीआई की टीम सीधे उस मेडिकल कॉलेज में पहुंची है और छात्रों से लगातार टीम पूछताछ कर रही है। कई छात्र छात्राओं से टीम ने बात भी की है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय करवड़ में सीबीआई की टीम। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। कई छात्र छात्राओं से टीम ने बात की है। चंद्रशेखर एक बार फिर संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है इस जांच को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो जो नीट भर्ती परीक्षा में जो डमी अभ्यर्थी बैठने का जो मामला था, जो कि केंद्र सरकार ने जो सीबीआई को तत्कालीन समय में जांच सौंपी थी, उस मामले में जो सीबीआई है विभिन्न संस्थानों से विभिन्न जो मेडिकल के स्टूडेंट है उनसे जो है पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में जो आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर है, यहाँ पर टीम पहुंची और यहाँ पर होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी के जो मेडिकल स्टूडेंट है उनसे जो है इस भर्ती परीक्षा को लेकर जो है पूछताछ की और बताया जा रहा है कि टीम ने कई विद्यार्थियों से जो है अभ्यर्थियों से इसको लेकर बातचीत की और उस भर्ती परीक्षाओं को लेकर जानकारी मांगी है। जी ठीक है, इसमें कई छात्र छात्राओं से बात की गई है। क्या ऐसी जानकारियां छात्र छात्राओं से टीम जुटा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से एम्स के अभ्यर्थी और कई अन्य लोगों के डमी अभ्यर्थी के रूप में बैठने की बात जो सामने आई थी नीट भर्ती परीक्षा में, उसमें ये सीबीआई टीम ये पता करना चाह रही है कि जिस तरह से आयुष विभाग के जो डॉक्टर्स है, जिसमें होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद के तमाम कोर्सेज करवाए जाते हैं, उनमें बैठने वाले अभ्यर्थियों ने वाकई जो है किस तरह से नीट की परीक्षा दी और किस आधार पर इनका चयन हुआ, इसको लेकर तमाम सवाल। चंद्रशेखर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे और आज गृह मंत्री अमित शाह पुंछ जाएंगे, जहां वो सुबह 11:30 बजे पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मिलेंगे और उसके साथ ही पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलकर वो नियुक्ति पत्र भी देंगे। यही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह उस सिंह सभा गुरुद्वारे भी जाएंगे। पुंछ में पाकिस्तान ने 6 से और 7 मई की दरमियानी रात सिंह सभा गुरुद्वारे को निशाना बनाया था। अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, इसलिए पुंछ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कल जहां उन्होंने कश्मीर में रात बिताई है, तो वहीं आज वो पुंछ सेक्टर पहुंचेंगे, जहां पर गोलीबारी से पीड़ित हुए परिवारों से मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ उस गुरुद्वारे में भी जाएंगे जहां पर पाकिस्तान ने लोगों को निशाना बनाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए 30 मिनट में 41